हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का सम क्लासेस पर। मैं आज सम क्लासेस पर क्लास 10th की एनसीईआरटी का राजनीति शास्त्र यानी कि नागरिक शास्त्र आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस नागरिक शास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सत्ता की साझेदारी चैप्टर का हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हम इस चैनल पर ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपको सारी जो परेशानियां हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, चूँकि ये चैप्टर बहुत आसान है, फिर भी चूँकि हम शुरू चैप्टर यही है राजनीति शास्त्र का, तो इसलिए इसे हम ले रहे हैं और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे आसानी से प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं बिना किसी झिझक का। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर ले तथा शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि उन लोगों को भी फ्री वीडियो का आनंद उठाने का मौका मिले। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल सम क्लासेस पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसका बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का आनंद लें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सत्ता की साझेदारी। तो ये जो सत्ता का साझेदारी जो चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सत्ता का जो साझेदारी है ये क्या है। साझेदारी ये जो वर्ड है यानी शेयरिंग जो वर्ड है वो उसका मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए किसी एक देश का शासन कोई एक आदमी चला रहा है, ठीक है, या तो कोई एक ग्रुप ऑफ पीपुल चला रहा है, मतलब किसी एक खास संप्रदाय का या किसी एक खास समूह का, किसी एक खास धर्म का या किसी एक खास भाषा के लोग ही चला रहे हैं उस देश को। और तो ये संभव है कि क्या वो सारे लोगों पर इक्वल नज़र रख पाएगा? क्या सबकी जो भलाई होगा उसके बारे में वो सोचेगा? इसकी संभावना बहुत कम है। तो इसलिए दोस्तों, सत्ता का साझेदारी, सपोज दैट एक फैमिली है और इस फैमिली में एक जो बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है और उस फैमिली में एक मेंबर अगर पूरा फैमिली का शासन करता है और उसमें अगर सबको ध्यान अगर सही तरीके से नहीं दिया जाता तो उसमें उसी फैमिली में क्या होता है, उस फैमिली में असंतोष पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो फैमिली क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो उसी तरह के देश में भी इसी तरह हो सकता है कि अगर भाषा के आधार पर या तो रंग के आधार पर या धर्म के आधार पर अगर भेदभाव किया जाए, अगर सबको एक समान न समझा जाए, अगर कोई एक खास भाषा के लोग ही सत्ता में काबिज रहे या कोई खास धर्म के लोग ही सत्ता के में शामिल रहे और बाकी लोगों को सत्ता में शामिल ना होने दिया जाए, सरकारी सहायता उन लोगों को ना मिले, सरकारी सुविधाएं, सरकारी नौकरी, ये सब में अगर साझेदारी उन लोगों को ना मिले, सरकार में साझेदारी ना मिले, तो उन लोगों में क्या होगा, रोष पैदा हो जाएगा, उन लोगों में आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उस देश के लिए, उस देश की आर्थिक स्थिति के लिए, उस देश की लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब कारण है सत्ता का साझेदारी। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं दो देश का एग्जाम्पल लेके। दो देश, उन दो देश में एक है श्रीलंका और दूसरा होगा हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरा है एक बेल्जियम, ठीक है। ये दो देश का हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि सत्ता का साझेदारी को समझेंगे कि सत्ता के साझेदारी में ये दो देश में कैसे अपने आप को संभाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेल्जियम का, ठीक है। तो बेल्जियम, ये देखिए आप बेल्जियम का चित्र देखिए, मानचित्र देख सकते हैं बेल्जियम का, ठीक है। ये बहुत ही जटिल मानचित्र है, ये देख सकते हैं आप। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये क्या है, ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र। ये जो पोर्शन है क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स से क्या है, तो ब्रुसेल्स हमारा यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है, ठीक है। जब यूरोपीय संघ बना था तो उस समय ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय भी बनाया गया था। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साथ साथ ये देखिए रेड जो है, ये बोलोन, ये फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, यानी कि ये पूरा एरिया जो है किस कौन भाषा क्षेत्र का है, ये पूरा एरिया मेरा, ये पूरा एरिया जो बनता है, ये पूरा एरिया मेरा क्या बनता है, फ्रेंच भाषी लोग यहाँ रहते हैं। और ये जो येलो दिख रहा है ये फ्लेमिश, ये क्या है, ये फ्लेमिश लोग हैं, ठीक है। और बाकी जो ये आपको जर्मन भाषी क्षेत्र है, ये बहुत कम क्षेत्र है, ये जर्मन भाषी क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए, अगर इस देश में भाषा के आधार पर अगर लड़ाई होता है या जाति के आधार पर अगर लड़ाई होता है तो ये देश पूरी तरह से टूट सकता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग क्या बोलने वाले हैं, ये रेड में देखिए फ्रेंच भाषी लोग हैं, ठीक है। और बाकी जो ये येलो है ये ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है, सॉरी येलो है ये फ्लेमिश भाषा है और बाकी जो बीच में आपका ब्रुसेल्स पड़ता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसका जो जातीय बनावट है, इसका जो जनसंख्या है उसमें किस तरह से बटा हुआ है, जातीय बनावट किस तरह से बटा हुआ है, भाषा के आधार पर कैसे बटा हुआ है ये देश।
तो ये जो बेल्जियम एक देश है वो यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है, जो कि हमारा हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और इसकी सीमाएं जो है, इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। ठीक है, इसकी जो आबादी है, इसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हमारी हरियाणा की आबादी से करीब आधा है। इस छोटे से देश का जो समाज की जो जातीय बुनावट है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। इसकी कुल आबादी का 59% जो है वो क्या कहता है, फ्लेमिश इलाके में रहता है तथा डच बोलता है। कहाँ रहता है, फ्लेमिश इलाका में, लेकिन बोलता क्या है, डच। और 40% जो है, 40% जो है वो क्या है, 40% लोग बोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच। तो सबसे जो जटिल है वो कहाँ का है, ब्रुसेल्स का, क्योंकि 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% जो क्या बोलते हैं वो डच भाषा बोलते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो अल्पसंख्या में है, लेकिन ये लोग ज़्यादा समृद्ध है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, धन है, संपत्ति है। ठीक है, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच भाषी लोगों को स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते बेल्जियम ने क्या किया, 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी है। हमारा जो द्वीपीय पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। सिंगली लोग जो है वो टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 74% सिंगली है। उसके बाद तमिल का नंबर आता है, लेकिन तमिल भी दो भाग में बटा हुआ है। कुछ श्रीलंकाई तमिल है और कुछ भारतीय तमिल है। दोनों तमिल मिला के कितना है, टोटल 18% है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर वहाँ श्रीलंका में भारतीय तमिल कैसे पहुँच गए। तो जब देश हमारा गुलाम था, जब हमारा देश में औपनिवेशिक शासन था, तो उस समय श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए भारत से लोग ले गए थे, और इन्हीं लोगों की संतान वहाँ जो है वही लोग हैं हमारा भारतीय मूल का तमिल। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंगली भाषा लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती और संभवतः इससे देश बढ़ सकता था और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। अब हम देखेंगे कि ये दोनों देश असल में कैसे अपने आप को संभाला या संभाल नहीं पाया। श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ, कैसे पावर शेयरिंग के उन लोग अपनाया, ये सारे बात हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर से हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप मेरा चैनल सन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको किसी भी तरह का जो भी वीडियो इस सन क्लासेस पे आएगा आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आप हमारा चैनल सन क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यक वाद के बारे में। तो सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। जैसे हमारे भारत की आज़ादी मिली थी 1947 में, उसी तरह श्रीलंका को भी स्वतंत्रता मिली थी 1948 में, ठीक है, 1948 पे। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और इस वजह से लोकतंत्र रूप से निर्वाचित जो सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। मतलब सिंगली समुदाय के लोग ज़्यादा थे, बहुसंख्या में थे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो थे, नंबर ऑफ पीपुल जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि 74% जो है श्रीलंका का टोटल पॉपुलेशन उसमें सिंगली लोगों का ये है। तो इसीलिए बहुसंख्यक परिस्थिति नीति वो लोग अपना लिया, बहुसंख्यावाद अपना लिया। तो 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए, अगर हम लोग भारत में हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, ये सब बहुत सारे लोग हैं।
अगर इसमें किसी एक भाषा या किसी एक संप्रदाय के लोगों को अगर इस तरह से विशेष अधिकार दे दिया जाए तो क्या होगा, उसमें रोष उत्पन्न होगा, उसमें मतभेद उत्पन्न होगा। तो उसी तरह विश्वविद्यालय सरकारी नौकरी में सिंगली को प्राथमिकता देने की नीति भी चली और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। इसका परिणाम क्या हो सकता था? इसका परिणाम वही हुआ जिसका हम लोग अंदेशा शुरू से लगा रहे थे कि तमिल और सिंगली समुदाय के बीच संबंध जो है वो बिगड़ते चले गए और इतना ज्यादा बिगड़ गया कि श्रीलंका में गृह युद्ध का स्थिति का सामना करना पड़ा। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष होने लगा, स्ट्रगल होने लगा। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा जाने लगा और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के में इतने बड़े टकराव का रूप ले लिया कि यहाँ गृह युद्ध में परिणत हो गया और परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे जा चुके। उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब ये होता है कि वो अपने किसी पड़ोस के देश में जाके शरणार्थी बनकर रह रहे थे। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आप अर्थशास्त्र के जो 10वीं कक्षा में पुस्तक में आप पढ़े होंगे कि हमारे क्षेत्र की जो देश है उसमें आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। लेकिन वहाँ की गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। अगर गृह युद्ध होती है कोई भी देश में, आशा करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानियां पैदा होती है। देखिए हजारों हजार लोग मारे गए, अनेकों लोग घर से बेघर हुए, रोजी रोटी चौपट हो गई, दूसरे देश में जाकर शरणार्थी बन गए। इससे देश की कितनी बदनामी होती है ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। कब हुआ? 2009 में, यानी कि अभी हम लोग 2021 में है, बस कुछ ही साल पहले गृह युद्ध का अंत हुआ। इसका मतलब वहाँ जो बहुसंख्यकवाद नीति अपनाया गया उसका फल ही था कि वहाँ पर गृह युद्ध की सामना करना पड़ा। लेकिन देखिए इस टॉपिक में है बेल्जियम की समझदारी। वहाँ क्या था? श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद। लेकिन इस टॉपिक में क्या है? बेल्जियम की समझदारी, अर्थात बेल्जियम ने ऐसा क्या समझदारी दिखाई कि श्रीलंका की तरह यहाँ गृह युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि यहाँ का जो जातीय बनावट है तो और ज्यादा जटिल था और ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। वहाँ तो बस दो ही था, लेकिन यहाँ पर डच है, फ्रेंच है, जर्मन है ना, तो अलग अलग भाषा है और किसी विशेष क्षेत्र पर बहुत ज्यादा संख्या में एक विशेष भाषा वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर समझदारी के तहत क्या समझदारी ऐसा अपनाया गया। तो चलिए हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसी समझदारी अपनाया जिसके कारण बेल्जियम में ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट भी करें आपका वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी विशेष खास टॉपिक पे, किसी वर्ड पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट को देखता हूं तथा इसे अधिक से अधिक अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो और हमारा एक बात और नोट कर लीजिए कि सैम क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसके लिए आपको किसी तरह का पे नहीं करना पड़ रहा। अब दोस्तों ध्यान में रहिएगा, कोई कोचिंग सेंटर या कोई जाइएगा, कहीं जाइएगा इंस्टीट्यूशन में तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। 1970 और 93 के बीच में सिर्फ इसी टॉपिक पर, सिर्फ इसी चीज के लिए उनके अपने संविधान में संशोधन किया गया कि किसी तरह का कोई बेगानेपन का एहसास किसी भी आदमी को, किसी भी लोगों को ना हो। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम का जो मॉडल है, विशेष जानकारी के लिए देखें
तो कि कुछ जो मुख्य बातें हैं वो इस तरह का है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट जो करेक्शन है, कितना इंपॉर्टेंट कानून बनाएगा वहां कि केंद्र सरकार में डच भाषा और फ्रेंच भाषा, चाहे डच भाषा लोग कितने भी हो, फ्रेंच भाषा लोग कितने भी कम हो, लेकिन दोनों की मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। कितना अच्छा कानून है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि राज्य सरकार स्वतंत्र है, वो अपनी कुछ शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल वो खुद कर सकता है। अब बात करेंगे ब्रुसेल्स का, तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रुसेल्स है, देखिए ब्रुसेल्स को हम पहले भी बात कर चुके हैं शुरू में ही कि ब्रुसेल्स को जो यूरोपीय संघ है उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो देखिए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर उसी जगह पर बनाया जाता है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, यहाँ पर शांति रहे, ताकि जो विदेशों से, अलग अलग देशों से लोग यहाँ आएंगे, रहेंगे, डेलीगेट्स आएंगे, मीटिंग करेंगे, तो उसमें किसी तरह का कोई आंदोलन या कोई विरोध का सामना ना करना पड़े, है ना। तो इसलिए वैसे जगह पर चुना जाता है। यूरोपीय संघ, सोचिए कि इतना बड़ा संघ है, यूरोप में उतना बड़े बड़े देश हैं, उनको छोड़कर ब्रुसेल्स जो एक बेल्जियम एक छोटा सा देश है, उसका राजधानी ब्रुसेल्स है, उसको हेडक्वार्टर बनाया गया। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि ब्रुसेल्स में कितनी अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता होगा। तो सरकार में क्या कहा कि केंद्र सरकार में चूंकि डच भाषी लोगों ने बराबर प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, इसलिए ब्रुसेल्स का जो सरकार था उसमें फ्रेंच भाषी लोगों ने भी वो स्वीकार किया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। जैसे कि हम लोग का यहाँ होता है ना नगर निगम, पंचायत चुनाव, पंचायत जो लेवल का सरकार होती है, तो इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर इन लोग अपना फैसला ले सकते हैं। बेल्जियम, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम के रहने वालों के लिए भी यह व्यवस्था बहुत जटिल है, लेकिन यह बेल्जियम में बेहद सफल रहा है। बेल्जियम जो कंट्री है उसमें यह जो व्यवस्था है, ये जो समझदारी वाला व्यवस्था है, ये सफल रहा है, और इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर टुकड़े टुकड़े में बढ़ सकता था। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो उस समय ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। इसका ये कारण है, ये हम शुरू से बात कर रहे थे। बेल्जियम और श्रीलंका ने इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश किया। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि सभी समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करना चाहिए, इसलिए तभी जाके उस देश का एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। लेकिन श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा हुआ, और इसका फल क्या हुआ कि वहां पर गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उसको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला किया था, जिसके कारण उसको उतनी बड़ी संकट का सामना करना पड़ा। तो इससे आप ये जो दोनों देश का जो तुलना हम लोग किए, आखिर ये किताब ये दोनों देश का तुलना क्यों किया? क्योंकि इसी से आपको इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि पावर शेयरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि सत्ता का साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। अगला टॉपिक आपको वही है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो इसको बिना पढ़े आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि अगर सत्ता का साझेदारी नहीं हो सकता है, अगर सत्ता का साझेदारी सही से नहीं हुआ तो किस तरह का संकट का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह से एक देश के सामाजिक, आर्थिक, है ना, सांस्कृतिक रूप से उस देश में कितने ज्यादा जटिल समस्याओं का पैदा लेना आसान हो सकता है। तो इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच
टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सभी लोग सत्ता में हैं। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। इसकी उदाहरण हम लोग श्रीलंका में देख चुके हैं। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी का पैदा नहीं हो सकता, बल्कि यह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। जो वहाँ युद्ध हुआ श्रीलंका में, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ तमिल लोगों का लोग ही घर से बेघर हुए? क्या उन्हीं लोगों का जान गया? ऐसा नहीं हुआ। जब भी कुछ होता है तो दोनों लोगों में परेशानी होती है। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज्यादा गहरी है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, दिस इज द स्पिरिट, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी अब हम लोग बात करेंगे सत्ता की साझेदारी का रूप। ठीक है, तो किस तरह का रूप अलग अलग होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। तो एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबको बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अब इसमें से कुछ जो प्रचलित उदाहरण है उस पर हम लोग गौर करते हैं। पहला कि शासन के अलग अलग अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के अलग अलग अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसी बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन किसके अधीन कार्य करती है? पार्लियामेंट के अधीन कार्य करती है, संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति तो कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। ठीक है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका, लेकिन यही न्यायपालिका फिर कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि सरकार के बीच भी अलग अलग स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांतीय स्तर पर सरकार हो, फिर क्षेत्रीय स्तर पर सरकार हो, जैसे नगर निगम और पंचायत, ये सब होता है। ठीक है, तो भारत में हम उन्हें राज्य सरकार कहते हैं। जो प्रांत सरकार कहते हैं उसे हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। यह देश में बंटवारा ऐसा ही है, हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देश में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ
पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकार के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर बात करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में विशेष हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। जैसे कि हमारा देश में आप देखे होंगे कि कहीं पंचायत चुनाव होता है या एमएलए का चुनाव होता है, तो उस समय देखिएगा कि कहीं विशेष जगह किसी विशेष जगह पर किसी खास जाति का है ना विशेष सीट रहता है। जैसे कि हमारा झारखंड है, इसमें जितना टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है उसमें कुछ एससी के लिए कुछ एसटी के लिए है ना विशेष आरक्षित है। इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग अपने आप को अलग ना समझे, अपने आप को सरकार से अलग ना समझे, वो लोग भी सत्ता में साझेदारी है। कहीं कहीं महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने से अलग अलग तरीकों पर हम चर्चा करेंगे बाद में। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके से भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों को यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा अलग अलग सामाजिक समूह वाली पार्टी के हाथ में आती जाती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ती है या एक गठबंधन बनाकर जब सरकार बनाती है तो वो दोनों पार्टियां अलग अलग, मान लीजिए कि अलग अलग संप्रदाय या अलग अलग भाषा या अलग अलग जाति को अगर ये करता है तो सब आपस में जब मिल जाता है दो या दो से अधिक पार्टी, तो सबकी जो हिस्सेदारी उस सरकार में पहुंच जाती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, उद्योग मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार के अलग अलग समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर भी ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष भागीदारी, ठीक है। वो राजनीति में नहीं है, किसी दल में नहीं है, लेकिन फिर भी वह लोग आंदोलन के माध्यम से है ना, धरना के माध्यम से, अलग अलग तरह से देश के जो सरकार है या प्रांत के जो सरकार है वो उस पर दबाव बनाता है और उसके लिए डिसीजन बनाने में सरकार को सोचना पड़ता है। तो इस तरह से वो लोग भी सरकार में हिस्सेदारी इस तरह से निभाती है। तो दोस्तों इस चैप्टर का यही अंत होता है। हम आशा करते हैं कि सत्ता की साझेदारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर इस पर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। फिर से हम आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल सैम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको ना ही किसी तरह का कोई पैसा लग रहा है ना कुछ, बस आप अपना, अगर आप पीसी में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो आप माउस के कर्सर को वहाँ ले जाइए, जहाँ लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बस वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप अपना बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा चैनल सैम क्लासेस के द्वारा कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जोहार।